हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊँ आपकी जो क्लास 10th की बुक है समकालीन भारत, उसका अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। यानी कि आपका भूगोल वाला जो सब्जेक्ट है क्लास 10th का, उसका अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को इसी वीडियो में एक ही पार्ट में आप लोगों को कंप्लीट वीडियो दिखा दिया जाएगा, आपको कंप्लीट चैप्टर समझा दिया जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिले, वीडियो देखने के बाद कंप्लीट, थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारा चीज़ आपको दिखाया गया है, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले देखिए, जानते हैं यहाँ पे आप वैसे क्लास 8th में संसाधन और विकास वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप पहला चैप्टर संसाधन पढ़ चुके हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि संसाधन क्या होता है। लेकिन आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी और डिटेल्ड वे में आपको समझाया जाएगा। क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुंचाते हैं? ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का नाम बताएं। तो यहाँ पे आपको ये बताना है, थोड़ा सा ये आपके लिए कार्य है, इसको करिएगा। अब यहाँ पे आते हैं हम चैप्टर पे। अब हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, संसाधन क्या है कि हमारे पर्यावरण में जो उपलब्ध है, यानी कि हमारे आसपास जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो मतलब जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें और जिसके उत्सर्जन के लिए, जिसको मॉडिफाई करने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है हमारे पास, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। जैसे आप मान लीजिए सोना आप ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो वो आपका प्योर गोल्ड तो होता नहीं है, उसको वहाँ पे शुद्धिकरण किया जाता है, तब हमको सोना मिलता है। अगर वो प्रौद्योगिकी ही हमारे पास उपलब्ध ना हो कि हम सोने का शुद्धिकरण कर सकें, तो क्या हम सोने को प्राप्त कर सकते? नहीं प्राप्त कर सकते। और वो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, हम पैसे से उस चीज़ को खरीद सकते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा ऐसा ना हो कि वो पैसे से खरीदा ही न जा सके, तो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, आर्थिक रूप से हमको प्राप्त हो सके और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, और हमारे संस्कृति में वो चीज़, उसकी मान्यता है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे संसाधन। कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हम पैसे से खरीद सकते हैं लेकिन हमारी संस्कृति में उसकी मान्यता नहीं है, तो क्या वो संसाधन कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण यहाँ पे प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। अब यहाँ पे एक देखिए त्रिभुज दिखाया गया आपको, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध की मानो है। यहाँ पे ये प्रौद्योगिकी का और प्रकृति का और संस्थाओं का कैसे अंतर संबंध है ये दिखाया गया इसमें। तो एक तरफ देखिए है भौतिक पर्यावरण, दूसरी तरफ प्रौद्योगिकी और तीसरी तरफ संस्थाएं जो हमारी संस्कृति हैं, जो उसको मान्यता देती हैं। अब यहाँ से देखिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? बिल्कुल सही बात है कि जो संसाधन है प्रकृति का मानव के लिए उपहार ही है। ऐसा नहीं है कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस फॉर्म में हुई है, जैविक फॉर्म में है वो या फिर वो अजैविक रूप में है। समाप्तता के आधार पर अनवीकरणीय योग्य, यानी कि नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य के आधार पर, जैसे वो कोई ऐसे संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं या फिर वो पुनः निर्मित किए जा सकते हैं, तो उसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में डिवाइड किया गया है। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोई ऐसा संसाधन है जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार है या फिर किसी समुदाय का अधिकार है या फिर किसी राष्ट्र का अधिकार है या फिर किसी पूरे विश्व का अधिकार है उस पर। और चौथा है विकास के स्तर के आधार पर, जैसे संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। अब ये हो गया आपका संसाधन के निम्न प्रकार में इसको वर्गीकृत किया गया, उसके प्रकार हमने देख लिए। अब यहाँ पे देखिए इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं।
संसाधन, पहला है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसको हम बना सकते हैं पुनः, और दूसरा है अनवीकरणीय, जिसको एक बार समाप्त हो गया तो वो दोबारा जल्दी नहीं बनेगा। मानव निर्मित में है संरचनाएं और संस्थाएं, जैसे कोई बिल्डिंग बना दिए, कोई जैसे आपका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ये सब क्या है, संरचना है मानव द्वारा निर्मित। मात्रा एवं गुणवत्ता, यानी कि उस चीज़ की हम किसी संसाधन की मात्रा बढ़ा रहे हैं या फिर उसकी गुणवत्ता और बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ हम फिर आते हैं यहाँ पे मानव निर्मित में, तो यहीं पे आके रुक गया। दूसरी तरफ नवीकरणीय में अब आते हैं यहाँ पे सतत और जैव। सतत में है जैसे पवन चक्कियाँ हो गई, आप ज्वार भाटा से जो एनर्जी उत्पन्न करते हैं वो आपका सतत हो गया, हमेशा रहेगा। जैव में है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, आप जानवरों से कोई संसाधन प्राप्त करते हैं या फिर आप प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त करते हैं, जो वन है उनसे प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ है अनवीकरणीय में, जो पुनः नहीं निर्मित होते, जैसे देखिए चक्री, या फिर जो इसका उदाहरण है धातु, जैसे कोई धातु है वो दोबारा तो बनाया नहीं जा सकता। अगला है अचक्री, जो है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जीवाश्म ईंधन क्या है आपका, जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। चक्री है यहाँ पे देखिए ध्यान से, चक्री को दोबारा बनाया जा सकता है, वो रिसाइकिल होकर फिर से पुनः अपने फॉर्म में आ सकता है। ये हो गया संसाधनों का वर्गीकरण। अब आते हैं आगे, हम संसाधनों का विकास देखते हैं। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि संसाधन जितना हम जीवन यापन के लिए हम महत्वपूर्ण हमारे लिए है, उतना ही जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी हमारे लिए संसाधन उतना ही उपयोगी है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है, यानी कि ज़्यादा यूज हो गया तो उनका संसाधनों का ज़्यादा ही दोहन हो गया है, तो जिससे वो समाप्ति के कगार पे आ गई हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात गरीब और अमीर में बढ़ गया। जिसके पास संसाधन गया वो अमीर हो गया, जिसके पास संसाधन नहीं गया वो गरीब हो गया। अगला पॉइंट है संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गई। देखेंगे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट से आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, तो क्या है, इससे क्या होगा, पूरी दुनिया के ऊपर तो खतरा मंडराएगा। जैसे भूमंडलीय तापन, जो मैंने ग्रीन हाउस वाला इफेक्ट बताया, ओजोन परत में छिद्र हो गया, जिससे क्या हो रहा है, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो रही हैं पराबैंगनी किरणों से, पर्यावरण प्रदूषण एवं भूमि निम्नीकरण आदि। क्रियाकलाप आप करिएगा, क्रियाकलाप आप लोगों के लिए होता है, अगर नहीं आया तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं क्रियाकलाप भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं उसमें। चैप्टर पढ़ लीजिए पहले, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी अलग से मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यानी कि संसाधनों के जो मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का सभी समाज में न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, सही तरीके से उसका बंटवारा होना चाहिए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सहित अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। आगे देखिए यहाँ पे सतत पोषणीय विकास क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। एक शब्द आया है आपके सामने, सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करें। यानी कि हम इस तरह से हम संसाधनों का यूज करें कि हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं, और अपने आज यूज कर रहे हैं तो हम अपने भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचा के रखें। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसमें देखिए 100 से ज़्यादा यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, जो कि आपका ब्राज़ील का एक शहर है। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकमात्र नेता ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में
भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषण विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 क्या है, जो अभी आपके सामने आया? यह घोषणा है 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यानी कि यूनिसेड के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषण विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। अब आपका आता है संसाधन नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है कि हम संसाधनों का कैसे हम यूज करेंगे, रणनीति बनानी पड़ेगी इसके लिए। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। अर्थात उदाहरण के लिए देखें, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थलीय देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। यह प्रत्येक प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है कि हम सभी संसाधनों को सभी जगहों पर मुहैया करा सकें। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला, निम्नलिखित सोपान का मतलब है पॉइंट है। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान यहाँ पे वह मापन करना है। पहला पार्ट में ये करेंगे हम। दूसरे पार्ट में संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजित ढांचा तैयार करना जिससे हम उसको यूज कर सके उस संसाधन को जहाँ पे जो चीज़ें हैं। तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। जो योजनाएं हैं उनके साथ संबंध स्थापित करना कि वो एक दूसरे को लाभ पहुँचा सकें। ये नियोजन की 3 आधारभूत इकाइयाँ हैं। इस तरीके से हम नियोजन कर सकते हैं। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एवं आवश्यक यहाँ पे शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। यानी कि कहीं पे अगर संसाधन है तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ का विकास हो। आप इसका एग्जांपल बिहार और झारखंड से देख सकते हैं। देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से आते हैं वो, जबकि संसाधनों के मामले में वो बहुत ज़्यादा धनी है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। वही मैं आपको अभी मैंने आपको बताया। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। आप बताइएगा। अभी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है, 2 प्रदेशों के नाम बता दिए हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र रहे हैं। उपनिवेशकारी देश ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अतः
भारत के विकास समांतर तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। समझ गए कि भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाए। अब संसाधनों का संरक्षण आता है कि संसाधनों को कैसे बचाया जाए। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण पर अपनी चिंता इन दो शब्दों में व्यक्त की थी। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम में की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। 1987 में बुंडेसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य यानी कि आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी के पहले सम्मेलन में किया गया। अब भू संसाधन आता है कि हमको मिट्टी के द्वारा, जमीन के द्वारा हमको कौन कौन से संसाधन मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि बढ़ तो नहीं सकती ना, जितनी है उतनी ही रहेगी। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पठार, पर्वत, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है, यानी कि 43% आपका मैदान हो गया, 30% आपका पर्वत हो गया। ये कुछ 12 मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो समझ गए, 43% आपका मैदान हो गया, 30% आपका पर्वत हो गया यानी कि 73% और 27% आपका पठारी भाग हो गया यानी कि 100%। इन तीनों तरीके की भूमि को मिला के हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्षेत्र दिखाया गया यही पाई चार्ट के माध्यम से। ये वाला हो गया आपका मैदान, ये वाला हो गया आपका पर्वत का और ये वाला हो गया पठार का क्षेत्र। अब भू उपयोग देखिए, भूमि का उपयोग कैसे करते हैं। भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पहला, वन से हम बहुत चीज़ें लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं और अलग अलग प्रकार की इमारती लकड़ियाँ भी लेते हैं और औषधियाँ प्राप्त करते हैं उनसे। दूसरा है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, जैसे बंजर भूमि है, कृषि अयोग्य भूमि है, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे इमारतें वहाँ पे बन गई, सड़कें बन गई, उद्योग धंधे वहाँ पे स्थापित कर दिए गए। तीसरा है पड़ती भूमि की अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जैसे स्थायी चारागाहें तथा अन्य गोचर भूमि, जहाँ पे हम जानवरों को चराते हैं। विविध
वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र से में शामिल नहीं है। स है कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती न हुई हो। अब अगला है पड़ती भूमि, वर्तमान पड़ती जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो। वह है वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि या पुरातन पड़ती जिसमें 1 से 5 कृषि वर्ष में से खेती न की गई हो। 5वां है शुद्ध, जिसको निवल कहते हैं। बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं, वह शुद्ध निवल बोया गया हो क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि क्षेत्र वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये हैं चारों पांचों पॉइंट, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे चार्ट के माध्यम से कुछ बताया गया आप लोगों को, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका 18.11% वन है, ये आपका बंजर भूमि है रेड वाला। उसके बाद ये है गैर कृषि प्रायोजित भूमि है जो ये है आपका ये 4.95 वाला, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू वाला है आपका 4.71 वाला स्थायी चारागाहों और अन्य गोचर के लिए। ये छोटा सा जो 1.5% है ये विविध वृक्षों से आच्छादित है। कृषि योग्य भूमि 6.23% है, कृषि योग्य बंजर भूमि है। अगला पड़ती भूमि 3.5%। उसके बाद ये आपका 3.73% वर्तमान पड़ती है और ये आपका सिवल जिसपे निवल है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है आपका 45.26। ठीक है, आप 100% में इसको गिन सकते हैं, पूरा कंप्लीट 100% होगा। भारत में भू उपयोग प्रारूप, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति कैसी है वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ की मिट्टी का प्रकार कैसा है, तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व कैसा है, वहाँ का प्रौद्योगिकी क्षमता कैसी है यानी कि टेक्नोलॉजी कैसी है, वहाँ की संस्कृति कैसी है और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम और को छोड़कर अन्य प्रांतों में के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। समझ रहे हैं? तो आप जाने हैं पूर्वोत्तर में असम, नागालैंड, मिजोरम ये सब प्रदेश है, तो उन क्षेत्रों में से बस असम का डाटा आपके पास उपलब्ध है, बाकी जो 6 और प्रदेश है उनका डाटा आपको उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भू उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अब आगे यहाँ पे देखिए, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य पड़ती भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल किया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। शुद्ध यानी कि निवल बोए गए क्षेत्रों का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सिर्फ 10% क्षेत्रों पर ही खेती की जाती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 में द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, यानी कि क्षेत्र पे वन है 33% भूभाग पे, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई है भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। आ ही रही है, देख रहे होंगे कई कौन सी आपदा डेली बेसिस पे आ रही है। अगला हेडिंग है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या है और उसके संरक्षण का उपाय क्या है।
भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े भी की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि में को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिलता है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है, जहाँ पे जल पे नहीं पहुँचता, और शेष क्षेत्र लवड़ी और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, पशुचारण, खनन ने भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अतिसिंचित से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा ही पानी वहाँ पे रुका रहे, वहाँ पे खेती कैसे होगी, जिससे मृदा में लवड़ी और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और बर्तन उद्योग में चूने यानी खड़िया मृदा और सेल खड़ी के प्रयोग में से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत बना है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। वनारोपण, चारागाहों की उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों के रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब भूमि हो गया, अब मृदा संसाधन आता है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों को पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल तथा संस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की प्रक्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव यानी कि ह्यूमस जिसको कहते हैं और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों जैसे उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और मृदा से बनता है। रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा के निम्नलिखित प्रकार हैं। जैसे मृदाओं का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी है ये देखना है। अब भारत में अनेक प्रकार की उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएँ भी विकसित हुई हैं। पहली मृदा है यहाँ पे जलोढ़ मृदा। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है एवं सक्रिय गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैली हैं। पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं,
मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती हैं। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे ज्वार, चो क्षेत्र और तराई के में आमतौर पर पाई जाती हैं। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी की जाती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार से बांटी जा सकती है। पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं तथा नया जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है और जहां जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ फिगर जो दिया है उसको समझ लेते हैं। सबसे ऊपर ग्रीन कलर का जो दिख रहा है आपको, ऊपरी संस्तर की मृदा है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको, उपमृदा, अपक्षयित चट्टानें, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिकाएँ हैं। ये पीले कलर में है। अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टानें हैं। उसका लास्ट में ये है अपक्षय रहित, जो अपक्षय नहीं हुआ है, जिनका आधारित चट्टानें हैं। अब काली मृदा आती है। जलोढ़ मृदा देख ली, अब काली मृदा देखते हैं। इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहते हैं। रेगर देख लीजिए, या नाम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगर जो मृदा है वो किस कलर की होती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार, जिसको बेसाल्ट क्षेत्र भी कहा जाता है, उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावा जनक शैलों से बनी है। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात का जो ये क्षेत्र है, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और यहाँ पे देखिए, इस फिगर में आप समझ सकते हैं। देखिए, जो ग्रीन कलर था दिखाया गया, वो मिट्टी यहाँ पाई जाती है आपकी। यहाँ पे दिया भी गया पर्वत और वन्य जलोढ़ मृदा। देखिए, जलोढ़ मृदा आपको बताया गया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता नदी तंत्र के द्वारा, गंगा नदी तंत्र के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा बनाई जाती है। ये आपका जलोढ़ मृदा है। ये पूरा क्षेत्र गलियारे से बताया गया ना कि ये गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मृदा देख लीजिए कहाँ पे पाई जाती है। ये काली मृदा है। ये पूरा काली मृदा वाला क्षेत्र है। लाल और पीली मिट्टी है आपका। कुछ क्षेत्रों में यूपी के कुछ क्षेत्रों से होते हुए ये बिहार और आपका मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से होते हुए उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी है जो किनारे किनारे के क्षेत्र हैं आपके। उसके बाद शुष्क क्षेत्र है आपके कुछ, जो राजस्थान वाला एरिया है। तो इसको समझ लीजिएगा फिगर के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, काली मृदा है ये आपकी, ये आपका लेटराइट मृदा है। पढ़ते हैं अब। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों पर तक फैली है। काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती हैं। इनकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। इनके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। देखिए, दरारें पड़ी ना काली मृदाओं में ऊपर, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रित हो जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है। लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और उत्तरी पश्चिमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती हैं। इन चट्टानों का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के यहाँ पे प्रसार के कारण हुआ है। इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है, यानी कि जल वो अवशोषित किए रहते हैं।
लेटराइट मृदा है, लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट शब्द ग्रीक शब्द के लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु से हुआ है। क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक अनेक के आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन यानी कि लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। इसका पीएच वैल्यू जो होता है 6 से कम होता है तो अम्लीय होगी। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषण तत्वों की कमी होती है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों और तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं, वहाँ इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। अब लास्ट यहाँ पे मृदा है आपकी मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। जब NaCl वहाँ पे पाया जाएगा तो कैल्शियम तो वहाँ पे बढ़ेगा ही, जब वहाँ से NaCl निकाल लिया जाएगा। और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। इसके यहाँ पे देखिए मृदा अपरदन है, पानी की वजह से मिट्टी कटती जा रही है। और ये मरुस्थलीय मृदा है, पीले और लाल कलर की दिख रही होगी आपको। कारण मृदा में जल अंतःस्नंदन यानी कि इन्फिल्ट्रेशन अवरुद्ध होता जाता है। इस मृदा को सही तरीके से संचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कड़ों पर होता है। हिमालय में के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक यानी कि एसिडिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। अगला है मृदा अपरदन और संरक्षण, देखते हैं। थोड़ा सा बचा है बस, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस यहाँ पे देख लेते हैं। बड़ा चैप्टर था, मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर एक साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मुक्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएँ बनाता है, जिन्हें अवन नलिकाएँ कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रह जाती और इसे उत्खाद भूमि यानी कि बैड लैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड यानी कि रेवाइन भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन यानी कि ऊपर की सीट का इरोजन कहते हैं, सीट इरोजन। पवन द्वारा मैदान तथा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने वाली की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर जोतने पे हल चलाते समय वहिकाएँ बन जाती हैं, जिससे जब पानी डालते हैं वहाँ पे तो वो बह के नीचे की तरफ चली जाती हैं। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे ढाल की तरफ जोता गया तो ये पानी बहा के इसमें मिट्टी बहाते ले जा रही है। इसे समोच्च जुताई यानी कि कॉन्टूर प्लाउजिंग कहा जाता है।
ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती हैं। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती हैं। इस तरीके से पट्टी कृषि यानी कि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक शेल्टर बेल्ट मेखला बनाना भी पवनों की गति कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि रेत के टीलों पे हम लगा देते हैं इस तरीके के पेड़, जिससे रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह नहीं जाता, वो स्थायी हो जाता है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया है। आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सारे क्रियाकलाप भी आप लोगों को मैं करा दूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को एनसीईआरटी के सभी विषयों की क्लासेस बिल्कुल फ्री में चाहिए, सभी क्लासेस के, तो आप लोग रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ज़रूर आप लोग को कैसी वीडियो लगी। अगर अच्छी लगी हो, आप लोगों को याद हुआ हो चैप्टर, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।